हेलो फ्रेंड्स। आज का हमारा टॉपिक है एडवांस्ड क्लासिकल मैकेनिक्स। क्या है? एडवांस्ड क्लासिकल मैकेनिक्स। तो एडवांस्ड क्लासिकल मैकेनिक्स क्या है? जब आप क्लासिकल मैकेनिक्स पढ़े होंगे, जब आपने क्लासिकल मैकेनिक्स से क्लास अटेंड की होगी, तो आपको क्लासिकल मैकेनिक्स की शुरुआत ही में यह बता दिया जाता था कि क्लासिकल मैकेनिक्स को हम लोग मैथमेटिकल फॉर्मूलेशन के हिसाब से, यहाँ पे हेडिंग डालते हैं क्लासिकल मैकेनिक्स, अभी क्लासिकल मैकेनिक्स की बात करते हैं। क्लासिकल मैकेनिक्स, तो जब आपको क्लासिकल मैकेनिक्स, जब भी अगर आप क्लास अटेंड करेंगे तो क्लासिकल मैकेनिक्स की शुरुआत में ही जब आपको टीचर आपको इंट्रोडक्शन देता है, तो उसके शुरुआत में ही आपको यह बता दिया जाता है कि क्लासिकल मैकेनिक्स को मैथमेटिकल फॉर्मूलेशन के हिसाब से, मैथमेटिकल फॉर्मूलेशन के हिसाब से, इसको फॉर्मूलेशन, क्लासिकल मैकेनिक्स को मैथमेटिकल फॉर्मूलेशन के हिसाब से 3 भागों में डिवाइड किया जाता है। कितने पार्ट्स में? 3 पार्ट्स में। पहला पार्ट होता है न्यूटोनियन मैकेनिक्स, न्यूटोनियन मैकेनिक्स। दूसरा पार्ट क्या होता है? लैग्रांजियन मैकेनिक्स, लैग्रांजियन मैकेनिक्स। और तीसरा पार्ट क्या होता है? हैमिल्टोनियन मैकेनिक्स। क्या होता है? हैमिल्टोनियन मैकेनिक्स। तो नाम से ही जैसे पता चल रहा है कि न्यूटोनियन मैकेनिक्स का अगर कोई इन्वेंटर अगर देखा जाए तो वो कौन होगा? न्यूटन। लैग्रांजियन मैकेनिक्स के थे जोसेफ लुइस लैग्रांज, और हैमिल्टोनियन मैकेनिक्स के थे हैमिल्टन। तो अब हम क्या करेंगे कि अब क्लासिकल मैकेनिक्स के बाद इंसान कोई भी अगर वो क्लासिकल मैकेनिक्स पढ़ा है तो वो डायरेक्ट एडवांस क्लासिकल मैकेनिक्स पे जा सकता है। तो हमारा जो चैनल है लुक फिजिक्स, वो क्या कर रहा है कि एडवांस्ड क्लासिकल मैकेनिक्स पे एक कोर्स लॉन्च कर रहा है। एडवांस्ड क्लासिकल मैकेनिक्स पे कोर्स लॉन्च कर रहा है, जिसका, उस कोर्स का आज लेक्चर 1 है। और उस लेक्चर 1 में हम क्या करेंगे? उस लेक्चर 1 में आज हम करेंगे एडवांस में, एक बार और हेडिंग डाल देता हूं अच्छे से। इस कोर्स में लेक्चर 1 ऑफ एडवांस्ड क्लासिकल मैकेनिक्स, एडवांस्ड क्लासिकल मैकेनिक्स, एडवांस्ड क्लासिकल मैकेनिक्स। तो आज इसका है इंट्रोडक्शन। तो बिना समय बर्बाद के मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमें एडवांस्ड क्लासिकल मैकेनिक्स की जरूरत क्यों पड़ी। हमें एडवांस्ड क्लासिकल मैकेनिक्स की इसलिए जरूरत पड़ी कि जो न्यूटोनियन या फिर जो बेसिक क्लासिकल मैकेनिक्स था, जो क्लासिकल मैकेनिक्स जिस सवालों के जवाब देता था, वो पहले उस सिस्टम को फोर्स डिफाइन करना होता था। जैसे मैं बता देता हूं कि जैसे मान लीजिए कि ये एक ऑब्जेक्ट रखा है जिसका मास m है, ठीक है, ये हमें पता है। इसका मास, ये v वेलोसिटी के साथ क्या कर रहा है? आगे बढ़ रहा है, v वेलोसिटी के साथ आगे बढ़ रहा है, ठीक है। ये v वेलोसिटी के साथ आगे बढ़ रहा है तो इस पे कोई फोर्स लग रहा होगा आगे की तरफ, और पीछे की तरफ क्या लग रहा होगा? फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा होगा। क्या लग रहा होगा? फ्रिक्शनल फोर्स। इसका मास m है तो इसका मास m है तो इस पे कौन सा नीचे की तरफ फोर्स लग रहा होगा? इसके लग रहा होगा mg। और इसके रिएक्शन में कौन सा फोर्स लग रहा होगा? नॉर्मल रिएक्शन, नॉर्मल रिएक्शन। तो इसे शॉर्ट फॉर्म में हम लिखने के लिए केवल r लिखते हैं, ठीक है, ये r। तो न्यूटन का सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है? न्यूटन का सेकंड लॉ ऑफ मोशन ये कहता है कि अगर आपको किसी भी सिस्टम का फोर्स निकालना है, तो अगर फिर अगर आपको किसी भी क्वेश्चन को अगर आपको सॉल्व करना है, या फिर कोई भी आपके इस ऑब्जेक्ट के मोशन से रिलेटेड कोई भी आपके सामने का क्वेश्चन आए, अगर आपको उसको सॉल्व करना है, तो पहले इसके ऊपर जितने भी फोर्स लग रहे हैं वो आपको क्या होना चाहिए? वो आपको बिल्कुल बिल्कुल पता होना चाहिए, ठीक है। लेकिन तो न्यूटन का सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है कि नेट फोर्स इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम अपॉन चेंज इन टाइम, ठीक है, चेंज इन मोमेंटम अपॉन चेंज इन टाइम। लेकिन क्या हो अगर मैं आपको बोल दूं, अब जैसे इस सिस्टम का, ये जो सिस्टम है इसका मुझे निकालना है, नेट फोर्स निकालना है, तो मैं क्या करूंगा? ये जो जितने भी फोर्स मुझे यहाँ पे इस साइड की इसलिए मैं तमाम जितने भी मुझे इस पे फोर्स दिख रहे हैं, मैं इसका अगर वेक्टर सम निकाल लूं,
मैं इसका वेक्टर सम निकाल लूँ तो मुझे इस पे लगने वाला नेट फोर्स मुझे पता चल जाएगा। ठीक है, ये हमें पता चल गई। अगर इस सिस्टम का मुझे नेट फोर्स निकालना है तो मैं क्या कर लूंगा, इन सबका वेक्टर सम ले लूंगा। क्या कर लूंगा, वेक्टर सम ले लूंगा। लेकिन क्या हो अगर आपको पता ही ना हो, क्या हो कि अगर आपको पता ही ना हो कि इस सिस्टम पे, जिस सिस्टम की अभी हम बात करें उस पे कितने फोर्स लग रहे हैं, अगर वो आपको पता ही ना हो तो आप वेक्टर सम उसका अगर निकाल भी लेंगे तो वो वेक्टर सम बिल्कुल गलत आएगा। और वो वेक्टर सम अगर निकालेंगे तो आपको पता, आपको लगेगा कि वही फोर्स इसके बॉडी के ऊपर एक्ट कर रहा है, तो आपका कैलकुलेशन जो क्लासिकल मैकेनिक्स में आएगा वो गलत हो जाएगा। और अगर आपको लाना भी है सही कैलकुलेशन तो आपको बहुत ज्यादा मेहनत करना पड़ जाएगा। मैंने क्या बोला, मैं एक बार फिर कहना चाहता हूँ कि क्लासिकल मैकेनिक्स, अगर मुझे इस सिस्टम, इस बॉडी जो वी वेलोसिटी से आगे बढ़ रही है, इसके मोशन से रिलेटेड मुझे कोई भी अगर प्रॉब्लम सॉल्व करना है, कोई भी चीज मुझे प्रिडिक्ट करनी है, तो पहले मुझे यह पता लगना चाहिए कि इसके ऊपर कितने फोर्स अप्लाई हो रहे हैं, कितने फोर्स इसके ऊपर लग रहे हैं। अगर मुझे फोर्स ही नहीं पता होगा तो मैं इसके मोशन से रिलेटेड कोई भी मेरे पास प्रॉब्लम आएगा तो मैं कैसे निकाल पाऊंगा। ठीक है, तो पहला प्रॉब्लम जो ये था कि जो क्लासिकल मैकेनिक्स सॉल्व नहीं कर पाया वो ये था, जैसे मान लीजिए ये इसी सीन को एक बार हम और लेते हैं। जैसे मान लीजिए ये है S1, ये S1 फ्रेम है, ये एक S1, ये सीन नंबर 1 है, सीन नंबर 2 है। ठीक है, ये देखते हैं अब हम क्या कर रहे हैं कि ये जो m मास का वेलोसिटी, m मास का ऑब्जेक्ट है जो ये आगे तो बढ़ रहा है, ठीक है, आगे बढ़ रहा है v वेलोसिटी के साथ। अब ये आगे बढ़ रहा है तो इसका कुछ मास m है, mg, और ये आगे आगे बढ़ रहा है, और ये जब आगे बढ़ रहा है तो इस पे कोई फोर्स लग रहा होगा, और रिएक्शन में कोई नॉर्मल रिएक्शन लग रहा होगा। ठीक है, कोई नॉर्मल रिएक्शन लग रहा होगा ऊपर की तरफ, समझ गए हम लोग। अब देखिए मैंने इसमें क्या किया, मैंने इसमें फ्रिक्शन को लिया ही नहीं, मैंने इसमें फोर्स ऑफ फ्रिक्शन को लिया ही नहीं। तो जब आप इसका, अगर मान लीजिए आप अगर स्कूल ही नहीं गए कभी, आपको स्कूल में कभी ये पढ़ाया ही नहीं गया, आपने कभी किताब नहीं उठाया, और आपको किताब, अगर आपने किताब उठाया भी और उसके अंदर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन के बारे में बात ही नहीं हुई, तो कैसे आप इसको देख सकते, कैसे आपको ये पता चल सकता है। अरे फ्रिक्शन तो मान लो कि वो फिजिकल चीज है, वो पता चलता भी है कि अच्छा ये ऑब्जेक्ट चल रहा है, ये रुक रहा है, या तो इसके ऊपर कोई फोर्स लग रहा है। ठीक है, ये वाला इसको हम लोग एक बार और अच्छे से करते हैं। ठीक है, इसे हम क्या करते हैं, एक बार और बनाते हैं। ये किसी ऑब्जेक्ट, ये जैसे मान लीजिए ये जूम हो गया, इस पे कोई अगर ऑब्जेक्ट चल रहा है m मास का, तो नीचे लग रहा होगा mg, और आगे की तरफ एक फोर्स लग रहा होगा। जैसे मैं इसको धक्का मारूंगा इस पे, मैं अगर ये मान लीजिए ये ऑब्जेक्ट है, अब मैं इस पे ऐसे, अब मैं इसको ऐसे आगे पुश कर रहा हूं तो ये रुक जा रहा है। क्यों लग रहा है, क्योंकि आपको पता, मान लीजिए आपको पता ही नहीं कि फ्रिक्शन फोर्स कुछ होता है, लेकिन मैं जब इसको धक्का मार रहा हूं तो ये आगे, तो ये क्यों रुक रहा है, तो सबने सोचा कि हाँ फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है इसलिए ये कोई तो फोर्स है जिसके कारण ये रुक जा रहा है। हमने फोर्स आगे की तरफ लगाया वो तो हमें दिख गया, हमें पता चल गया कि आगे की तरफ हमने फोर्स लगाया वो हमें दिख गया। लेकिन जब साइंटिस्टों ने, जब फोर्स ऑफ फ्रिक्शन का इन्वेंट नहीं हुआ था, तब साइंटिस्टों ने सोचा कि ये रुक क्यों जा रहा है, तो फिर पता चला कि अच्छा यहाँ पे फोर्स ऑफ फ्रिक्शन भी, नाम को चलो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन भी हमें दिखता है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन का भी इफेक्ट हमें पता चलता है। m, अगर ये mg है तो इसका हमें पता चलता है कि अच्छा ये इसका कुछ मास है तो इस पे ग्रेविटेशनल पुश कुछ ग्रेविटेशनल पुल कुछ लग रहा होगा, लेकिन आपको पता ही नहीं है। अब मान लीजिए यहाँ पे गेम में ट्विस्ट क्या आता है, गेम में यह ट्विस्ट आता है कि आपको पता ही नहीं है कि अब इसके ऊपर कोई नॉर्मल रिएक्शन फोर्स लग रहा है। चलो हमें पता चल गया कि आगे की तरफ मैंने फोर्स लगाया वो मुझे दिखा, मैंने इसके ऊपर कोई फोर्स लगाया, मैंने इसके ऊपर कोई फोर्स लगाया मुझे दिखा। ठीक है, अब ये कुछ समय बाद रुक जा रहा है, यानी कि उसके मोशन के अपोजिट साइड में कोई फोर्स लग रहा है वो भी चलो मुझे दिख गया। अब ये कुछ m मास से ये कुछ नीचे की तरफ फोर्स इसको धरती खींच रही है तो वो भी फोर्स मुझे दिख गया, लेकिन नॉर्मल रिएक्शन किसको दिख रहा है, नॉर्मल रिएक्शन के बारे में किसने सोचा होगा। अगर मैं इन तीन का वेक्टर सम निकालता हूं तो मेरा कैलकुलेशन गलत तो आना ही है, क्योंकि यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन है ना, तो ये वेक्टर सम जो निकलेगा इसका आधा अधूरा रहेगा। इसमें मैं वेक्टर सम निकालना तो इसमें पूरा वेक्टर सम निकलेगा, 1 2 3 4 फोर्सेस का, लेकिन इसमें केवल 3 ही फोर्स है,
यहाँ चौथा फोर्स है ही नहीं जिसका हम वेक्टर सम निकालेंगे, हमारा कैलकुलेशन गलत हो जाएगा। कैलकुलेशन गलत होगा यानी कि जो क्लासिकल मैकेनिक्स ने प्रेडिक्ट किया इसके मोशन के बारे में वो भी गलत हो जाएगा, वो भी गलत हो जाएगा। तो मैंने क्या कहा, मैं फिर बता देता हूँ कि क्लासिकल मैकेनिक्स उस चीज को सॉल्व नहीं कर पाया। जैसे मान लीजिए कोई अननोन फोर्स किसी बॉडी के ऊपर एक्ट कर रहा है और आपको पता ही नहीं कि वो कौन सा फोर्स इसके ऊपर एक्ट कर रहा है, तो आप अगर उसका वेक्टर सम निकालेंगे तो गलत निकलेगा और आपका जो आंसर आएगा या फिर जो प्रिडिक्शन आएगा वो गलत हो जाएगा। जैसा कि इस केस में हो रहा है, इस पे हमें नॉर्मल रिएक्शन फोर्स दिख ही नहीं रहा है, हमें नॉर्मल रिएक्शन फोर्स दिख ही नहीं रहा है, इसीलिए हमारा जो यहाँ पे आंसर आएगा वो गलत ही आना है। तो हमें एडवांस क्लासिकल मैकेनिक्स ये जो है ना, यहाँ पे सबका फोर्स निकालना पड़ रहा है, पहले हमें फोर्स चेक करना है, वो एडवांस क्लासिकल मैकेनिक्स में उसकी जरूरत ही नहीं पड़ती है। उसकी एडवांस क्लासिकल में जरूरत तो पड़ती है, लेकिन जैसे ये कि हमें पूरा इसका मैंडेटरी है, वो तो इसमें तो एकदम मैंडेटरी है कि हमें हाँ जरूरत पड़ना ही है। तो पहला हमें तो पता चल गया कि अच्छा क्लासिकल मैकेनिक्स इसमें फेल हो गई, मतलब फेल तो ये हाँ फेल ही कह सकते उसको, हाँ ये फेल हो गया, इसमें क्लासिकल मैकेनिक्स फेल हो गया, इसलिए हमें क्लासिकल एडवांस क्लासिकल मैकेनिक्स की जरूरत पड़ी। हमें पहला रीजन मिल गया, अब हम दूसरे रीजन की तरफ बढ़ते हैं। हमें पहला रीजन क्या मिल गया, क्लासिकल मैकेनिक्स की हमें जरूरत क्यों पड़ी। यहाँ पे हम पहला रीजन मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, हमें क्लासिकल मैकेनिक्स जरूरत क्यों पड़ी। हमें क्लासिकल मैकेनिक्स की जरूरत इसलिए जरूरत पड़ी कि किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर अगर किसी अननोन फोर्स का अगर उस पे कोई अननोन फोर्स लग रहा हो, तो उस पे अगर हम लोग क्लासिकल मैकेनिक्स लगाना चाहेंगे तो वहाँ पे हमारा नेट फोर्स का जो वैल्यू आएगा वो गलत हो जाएगा। तो ये एडवांस क्लासिकल मैकेनिक्स की हमें इसलिए जरूरत पड़ेगी कि हमें अननोन फोर्स अगर ना भी पता हो तो हमारा आंसर बिल्कुल करेक्ट आएगा। हमें अननोन फोर्स अगर ना भी पता हो, अगर मुझे ये पता ही ना हो कि उस पे नॉर्मल रिएक्शन फोर्स लगता है, जैसे मैंने अभी मैंने आपको बताया कि उस पे नॉर्मल रिएक्शन फोर्स कोई लगता है, अगर मुझे वो पता ही ना हो तब भी मैं एडवांस क्लासिकल मैकेनिक्स की हेल्प से उसका जो प्रिडिक्शन मैंने क्लासिकल मैकेनिक्स में किया था, जब मुझे सब सारे फोर्सेस पता था, तो मैंने जो प्रिडिक्शन उसमें किया था एकदम एग्जैक्ट प्रिडिक्शन इसमें भी आएगा। जब हमें जैसे S1 जो मैंने फ्रेम बनाया था उसमें हमें सारे फोर्सेस वेल डिफाइंड थे, तो हमने उस पर क्लासिकल मैकेनिक्स लगाया। लेकिन जब हमने S2 फ्रेम लिया तो वहां पे हमें सारे फोर्सेस हमें डिफाइन नहीं थे, इसलिए हमने एडवांस क्लासिकल मैकेनिक्स की वहां जरूरत ली, हमने एडवांस क्लासिकल मैकेनिक्स की वहां जरूरत पड़ेगी। तो हमें पहला रीजन पता चल गया। अब दूसरा रीजन क्या है, पहला रीजन यहाँ पे आ गया, लेकिन अब दूसरा रीजन क्या है, जब मोशन कंस्ट्रेंट हो, मैं एक वर्ड बोल रहा हूं कंस्ट्रेंट, क्या हो कंस्ट्रेंट। अब ये कंस्ट्रेंट क्या है, कंस्ट्रेंट का नाम से पता चल रहा है, कंस्ट्रेंट मीन्स होता है लिमिटेशन। अगर किसी भी ऑब्जेक्ट पे, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट है, अगर मैं उसके मोशन को लिमिट कर देता हूं, अगर मैं उस मोशन जो जितने डिस्टेंस पे वो मोशन कर रहा है, मैं उसको अगर लिमिट, मैं अभी आपको एक एग्जांपल दूंगा तब आपको समझ में आएगा। अगर मैं उसे लिमिट कर दूं तो उससे हम कहते हैं कंस्ट्रेंट मोशन। जैसे मैं अभी आपको एग्जाम्पल चलिए यहाँ पे एग्जाम्पल को मुझे दिखने में मेरे रूम में, तो मैं आपको ऐसे एग्जाम्पल दिखाता हूँ। ये प्रैक्टिकल एग्जाम्पल है कंस्ट्रेंट मोशन का। अब जैसे मान लीजिए ये पेंडुलम है, ये एक है स्ट्रिंग है, ये क्या वेटलेस स्ट्रिंग है, इमेजिन कर लिया जाए ये वेटलेस स्ट्रिंग है, ठीक है। और ये पेंडुलम है, ये क्या है, कोई बॉल है या कोई बॉब है, अब ये मैंने यहाँ पे कोई सरफेस से मैंने इसको डिटैच किया। अब ये जो बॉब है या बॉल है, ये कितने इसका यहाँ से यहाँ तक का दूरी कितना है, L है। अब ये जो बॉल है ये कितने डिस्टेंस तक ट्रेवल कर सकती है। अगर मैं इधर ले जाऊं तब भी यहाँ से लेके यहाँ तक L डिस्टेंस है, मैं इधर ले जाऊं तब भी यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस है, अब मैं इधर ले जाऊं तब भी यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस है। तो ये क्या हो गया, ये कंस्ट्रेंट मोशन हो गया। मैं एक और एग्जांपल देता हूँ। जैसे मान लीजिए आप एक घर में हैं, ये आपका एक रूम है और यहाँ पे क्या है, ये है दरवाजा, और क्या किया आपके साथ किसी ने मस्ती कर दी और ये दरवाजा बंद कर दिया। ये क्या हुआ, ये दरवाजा हो गया बंद और आप इसी में लॉक हो गए। आप क्या हो गए, इसी में
लॉक हो गए। ये एक एग्जांपल मैं आपको बस कुछ कंस्ट्रेंट का मीनिंग मैं आपको इजी करने के लिए, कंस्ट्रेंट को समझने के लिए मैं आपको ये एग्जांपल दे रहा हूँ, बस इसको सीरियस मत लीजिएगा। तो ये जो आप यहाँ पे हैं, अब आपका मोशन कहाँ, आप कहाँ तक मोशन कर सकते हैं? क्या आप इस बिना दरवाजा खुले आप क्या इस रूम के बाहर जा सकते हैं? नहीं। जैसे जैसे मैं यहाँ पे जहाँ पे वीडियो शूट कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे मैं कोई बाहर से आया, मैंने ये दरवाजा बंद कर दिया, अब मैं इस रूम में ही बंद हो जाऊंगा। मैं जितना भी यहाँ पे अगर मैं मोशन करूंगा, इस रूम में ही मोशन करूंगा, इस रूम में ही मोशन करूंगा। मैं चाहे यहाँ चल जाऊं, मैं यहाँ चल जाऊं, मैं यहाँ चल जाऊं, मैं यहाँ चल जाऊं, लेकिन मैं इस रूम के बाहर कभी नहीं जा सकता हूं अगर जब तक यहाँ पे कोई दरवाजा ना लगाओ। या फिर अब आप ये मत बोल दीजिएगा कि मैं खिड़की से बाहर चल जाऊँ दरवाजा तोड़, दीवार तोड़ के, तो ये सब नहीं। यहाँ पे मैं एक एग्जाम्पल बता रहा हूँ। अब दूसरा मैं एग्जाम्पल देता हूँ। हाँ, दूसरा एग्जाम्पल ले लीजिए। जैसे ये है, आपको मैंने कर दिया चींटी के बराबर, मैंने आपको छोटा कर दिया। ये मैंने कर दिया आपको चींटी के बराबर छोटा, ये आप इतने छोटे हो गए चींटी के बराबर, ठीक है। अब यहाँ पे एक वायर, मैंने यहाँ पे एक पॉइंट बनाया, एक यहाँ पे पॉइंट बनाया। अब मैं क्या करता हूँ, इस पॉइंट को इस पॉइंट से किसी धागे के साथ या फिर किसी वायर के साथ मैंने क्या किया, अटैच कर दिया। तो आप इसके ऊपर खड़े हैं, अब आप नीचे भी गिरना नहीं चाहेंगे ना इसको उड़ना चाहेंगे, क्योंकि आप वो तो पाएंगे नहीं। तो आप आपका मोशन कहाँ तक लिमिट हो गया? या तो आप आगे जा पाएंगे या तो आप पीछे जा पाएंगे। इसके अलावा आप कहीं भी मोशन नहीं कर पाएंगे। आपका यहाँ पे मोशन क्या हो गया, कंस्ट्रेंट हो गया। यहाँ पे मोशन आपका क्या हो गया, लिमिट हो गया, आपका मोशन लिमिट हो गया। ये दो एग्जांपल जो मैंने दिए ये आपको एकदम बिल्कुल अच्छे समझ में आ गया होगा। अब जो कंस्ट्रेंट मोशन होता है, जो कंस्ट्रेंट मोशन क्या होता है, अगर हमें किसी भी मोशन पे लिमिट लग जाए और वो लिमिट जो लगाता है उस फोर्स को कहते हैं कंस्ट्रेंट फोर्स। क्या कहते हैं उसको, कंस्ट्रेंट फोर्स, ठीक है। ये बात हो गई। तो आज के तो हमें यहाँ पे एडवांस क्लासिकल मैकेनिक्स से जो दूसरा हमारा जो मेन प्रॉब्लम था उस एडवांस क्लासिकल मैकेनिक्स को यूज करने के लिए, वो था कंस्ट्रेंट मोशन में। ऐसे कंस्ट्रेंट मोशन में, कंस्ट्रेंट मोशन, तो ये जो दो रीजन थे, इसके कारण हमें क्लासिकल एडवांस क्लासिकल मैकेनिक्स को बनाना पड़ा। तो हमें रीजन पता चल गया। आने वाली जो मेरा सेकंड लेक्चर होगी, तो अब मैंने तो कोर्स की, ये जो हमने कोर्स स्टार्ट किया मैंने उसका आपको बता दिया कि कैसे कैसे वो चलेगा। आज ये लेक्चर 1 था। आने वाले कुछ दिनों में, कल या परसों, मैं आपको लेक्चर नंबर 2 दे दूंगा। और लेक्चर 2 में हम क्या सीखेंगे, कंस्ट्रेंट मोशन हमारा टॉपिक होगा। और ये जो कंस्ट्रेंट मोशन है, ये आपने क्लासिकल मैकेनिक्स में भी पढ़ा होगा। तो कंस्ट्रेंट मोशन हमारा आने वाले लेक्चर का लेक्चर नंबर 2 का टॉपिक होगा। उसमें हम क्या पढ़ेंगे, होलोनोमिक और नॉन होलोनोमिक कंस्ट्रेंट मोशन पढ़ेंगे। तो सेकंड लेक्चर में हम मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।